जब से ये न्यूज आई है कि पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन को लेकर कोई बिल आया था और फेल हो गया है, तब से लोग यही बात कर रहे हैं कि विपक्ष ने इस विमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है और लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये बिल क्या था, इसका विमेन रिजर्वेशन से क्या लेना देना है और ये फेल क्यों हुआ। तो सरकार ने पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया जिसमें 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, जिसमें बेसिकली 3 चीजें थी। पहला, लोकसभा की सीट्स को 543 से बढ़ाकर 850 करना है, विमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, डिलिमिटेशन बिल एंड तीसरा, यूटी अमेंडमेंट बिल। तो तुम सोच रहे होगे कि सीट्स बढ़ाने का और विमेन रिजर्वेशन का क्या लेना देना है। तो ऐसे समझो, अभी लोकसभा में 543 सीट्स हैं। अगर इन्हीं 543 सीट्स में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा तो रफली 181 सीट्स महिलाओं के लिए जाएंगी। तो 181 जो सिटिंग मेल एमपी हैं उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और ऑब्वियसली खुद से कोई अपनी सीट छोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से बहुत पॉलिटिकली केओस हो जाएगा। तो सरकार ने सोचा कि पहले हम सीट्स बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो सीट्स बढ़ाएंगे उसमें हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे देंगे। लेकिन सरकार ऐसे ही सीट्स नहीं बढ़ा सकती कि आज मन किया कि चलो सीट्स बढ़ाते हैं तो सीट्स बढ़ा दी लोकसभा में। उसके लिए आपको पहले डिलिमिटेशन कराना होगा और डिलिमिटेशन कराने से पहले आपको सेंसस कराना पड़ेगा। यही कनेक्शन है, इसकी वजह से ये तीनों चीजें एक साथ लाई गई हैं। और अब जो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि बिल नहीं पास हुआ है, तो बिल ऑलरेडी सितंबर 2023 में पास हो चुका है। सरकार एक बिल लेकर आई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली गई थी कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। मतलब 2023 में डिसाइड हो गया था कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। और ये कंडीशन मोदी सरकार ने ही डाली। तो सच्चाई ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में ही पास हो चुका है, रिजर्वेशन देने का वादा भी हो चुका है, बट इम्प्लीमेंट कब होगा ये सेंसस एंड डिलिमिटेशन पर डिपेंड करता है। तो अब इसी टाइम समझ लेते हैं कि ये सेंसस का क्या सीन है। इंडिया में सेंसस हर 10 साल में होता है, मतलब आजादी की बात से ऐसा होता आ रहा है कि 1951 में हुआ, फिर 61 में, फिर 71 में, ऐसे होते होते 10-10 साल में, फिर लास्ट वाला 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया और अभी तक नहीं हुआ है और इसको होते होते 2027 तक जाएगा। उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर ये जो विमेन रिजर्वेशन है वो बिल लागू होगा। इसका मतलब ये है कि जो विमेन रिजर्वेशन है ये 2034 का जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले तो मिलना मुश्किल ही है। तो सरकार ने सोचा कि इतना वेट क्यों ही करना है, 2011 का जो सेंसस है उससे हम डिलिमिटेशन करवा लेते हैं और जो 2029 का जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, उसमें हम विमेन को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए ये बिल लाया गया था जो भी फेल हुआ। हो सकता है कई लोगों को डिलिमिटेशन के बारे में ना पता हो, तो डिलिमिटेशन समझ लेते हैं। डिलिमिटेशन समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी समझनी पड़ेगी। तो इंडिया को रफली 543 जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है जो उस जोन के लोगों की बात पार्लियामेंट में रखता है। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो ये जोन्स हैं इनकी बाउंड्री को दोबारा खींचना और पॉपुलेशन के हिसाब से जोन्स को एडजस्ट करना, ताकि हर एमपी रफली इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार खींचने की जरूरत क्या है, तो ऐसे सोचो। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन थी रफली 55 करोड़ और आज है 140 करोड़ से ज्यादा, मतलब 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन लोकसभा की सीट्स अभी भी 543 है, जितनी 1971 में हुआ करती थी। मतलब आज एक एमपी 2-3 गुना ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, इसलिए डिलिमिटेशन होना चाहिए और ये लॉजिकल भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 भी ये कहता है कि हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट किया जाएगा। ये इंडिया में 1952, 1963 और 1973 में हुआ है। फिर 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सीट्स को फ्रीज कर दिया था। रीजन ये था कि इंदिरा गांधी की सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग पे काम कर रही थी। तो उनका कहना था कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें सीट्स घटाने की सजा ना मिले। इस वजह से ये फ्रीज 2001 तक था और फिर इसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया और अब 2026 आ चुका है। तो डिलिमिटेशन तो होना ही है, बस सरकार ने इसको विमेन रिजर्वेशन के साथ लाकर एक पैकेज बना दिया है। तो यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जब डिलिमिटेशन होना ही है तो इतनी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है और साउथ वाले इतने परेशान क्यों हैं? तो साउथ का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ती हैं तो जो स्टेट्स ज्यादा बड़े हैं उन्हें ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी। जैसे नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो उनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रीएडजस्ट होगी तो एस्टिमेट्स के मुताबिक नॉर्थ की सीट्स काफ़ी बढ़ सकती हैं
और साउथ को बहुत कम या फिर ना के बराबर मिलेंगी। तो वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, पढ़ाया है, डेवलप किया है और इसका रिजल्ट ये है कि हमारी पार्लियामेंट्री सीट्स प्रैक्टिकली कम हो रही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ सीट्स का सवाल नहीं है, ये फेडरलिज्म का सवाल है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में रीजनल पार्टीज का भी एक बैलेंस है। जैसे साउथ की पार्टीज, ईस्ट की पार्टीज, इनकी बात सुनी जाती है। कानून बनाने के लिए कोलिशन बनानी पड़ती है, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सीट्स बढ़ गई तो हिंदी बेल्ट अकेले ही इतनी हैवी हो जाएगी कि साउथ और बाकी स्टेट्स की जो आवाज़ है वो प्रैक्टिकली मैटर ही नहीं करेगी और पूरा फेडरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जहाँ ज़्यादा टैक्स आता है, जहाँ ज़्यादा डेवलप हुआ है, उन्हें ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल बात है, डेमोक्रेसी का बेस ही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से वैल्यू बदले तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक डेवलप्ड स्टेट का इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अंडर डेवलप्ड स्टेट के इंसान से। मतलब बिहार का एक गरीब इंसान, उसका वोट क्या कम इम्पोर्टेंट है? वो भी तो उतना ही सिटीजन है जितना बाकी सब लोग हैं। तो जीडीपी वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेटिकली होल्ड नहीं करता। मतलब ऑपोजिशन का कहना है कि हम विमेन रिजर्वेशन को अपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डीलिमिटेशन को अपोज कर रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर लोग कंफ्यूज हुए हैं कि ऑपोजिशन विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। नहीं, ऑपोजिशन का इशू विमेन रिजर्वेशन से नहीं था, वो डीलिमिटेशन के फॉर्मूले से था, क्योंकि दोनों एक पैकेज में आए हैं, इस वजह से उन्हें दोनों का विरोध करना पड़ा। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन अगेंस्ट में है और बिल फेल हो गया है तो डीलिमिटेशन नहीं होगा। डीलिमिटेशन तो होगा ही, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि वो 2027 में जब सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बस सवाल सिर्फ यही रह गया है कि कैसे होगा, क्या सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा या कुछ और फैक्टर्स भी शामिल होंगे। और कुछ लोगों को इस बात पे भी कंफ्यूजन है कि सरकार को तो 50% से ज्यादा वोट्स मिले थे, तो ये बिल फेल कैसे हो गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। नॉर्मल बिल में क्या होता है कि जो एमपीज प्रेजेंट होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है बस। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो आर्टिकल 368 कहता है कि जो एमपीज प्रेजेंट हैं उनमें से कम 2/3 यानी 2/3 को फेवर में वोट करना ही होगा। 17 अप्रैल को वोटिंग हुई, 528 एमपीज प्रेजेंट थे उस दिन, तो 352 वोट चाहिए थे, बट आया कितना? 298 फेवर में आया और 230 अगेंस्ट में, मतलब 54 वोट से ये बिल फेल हो गया। और क्योंकि ये मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हो गया था तो बाकी दोनों बिल वापस ले लिए गए, जो डीलिमिटेशन बिल एंड ड्यूटी अमेंडमेंट बिल है। और ये 12 सालों में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास ना हुआ हो। अब एक सवाल है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार ने 2023 में खुद ही डिसाइड किया था कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर रिजर्वेशन देंगे, तो फिर अचानक से अब अप्रैल 2026 में स्पेशल सेशन बुलाकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग तो ये पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि 2014 में बीजेपी के पास ब्लैक मनी का मुद्दा था, फिर 2019 में राम मंदिर का मुद्दा था और दोनों में ये लोग मेजोरिटी से जीते थे। बट 2023 में कोई खास मुद्दा नहीं था, इस वजह से इनको सीट भी बहुत कम मिली। और अगर टाइमिंग देखो तो अभी कुछ ही दिनों में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, फिर तमिलनाडु में है, फिर अगले साल यूपी में और बहुत सारी स्टेट्स में, और फिर 2029 में लोकसभा इलेक्शन भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सोचा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम ये कह देंगे कि देखो हमने विमेन को रिजर्वेशन दिया है, और अगर ये बिल फेल हो जाता है तो सारा ब्लेम ऑपोजिशन पे डाल देते हैं। और अगर आप सही से ऑब्जर्व करो तो दोनों केसेस में एक इलेक्शन नैरेटिव है, और बिल फेल होने के बाद सरकार जिस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रही है, मतलब बार बार ऑपोजिशन को ब्लेम करना, मीडिया में बार बार वही बात उठाना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर इस मामले को एक नेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर टाइमिंग इतनी परफेक्ट हो तो एक बार सवाल तो बनता है। और अब बात रही विमेन रिजर्वेशन की, तो अब ये 2034 के पहले तो होना बहुत ही मुश्किल है। अभी सवाल तो एक है ही कि क्या ये सच में इस टाइम पर विमेन के लिए ही लाया गया था या फिर इलेक्शन के लिए सिर्फ एक मुद्दा तैयार करना था। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।